नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में सरकार बदली है, लेकिन भारत को लेकर उसके नापाक मंसूबों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडिया न्यूज आज खुलासा करने जा रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई चाल क्या है और उसे भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर कैसे नाकाम किया है। इंडिया न्यूज को खुफिया सूत्रों से खबर मिली है कि पाकिस्तान इन दिनों भारत के पड़ोसी देशों पर डोरे डालने में जुटा है। पाकिस्तानी आर्मी नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव के साथ नजदीकियां बढ़ाने के मिशन में जुटी है। हालांकि उसे अपनी पहली कोशिश में बड़ा झटका भी लगा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने नेपाल को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इसी साल 19 से 21 जून तक पाक आर्मी के चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने नेपाल का दौरा किया था। हयात ने नेपाल आर्मी के चीफ जनरल राजेंद्र छेत्री और दूसरे बड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। पाक आर्मी की तरफ से जनरल हयात ने नेपाली सेना को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने की पेशकश भी की। जनरल हयात ने नेपाल की स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान के चेरात में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग का ऑफर भी दिया था। साथ ही पाक आर्मी ने नेपाली सेना को गिलगिट बाल्टिस्तान के रत्तू कैंट में हाई एल्टीट्यूड स्नो वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग देने की पेशकश की थी। पाक आर्मी चाहती थी कि नेपाली सेना के जवानों को पेशावर के पैरा ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। उन्होंने नेपाली आर्मी को पाकिस्तान में साझा युद्धाभ्यास का न्योता भी दिया था, लेकिन नेपाल ने पाकिस्तानी फौज के ये तमाम ऑफर ठुकरा दिए। इंडिया न्यूज को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान की नजर बांग्लादेश पर भी है। बांग्लादेशी फौज के साथ पाकिस्तान अपने इलाके में सैन्य रिश्ते मजबूत करने की फिराक में है ताकि भारत को घेरा जा सके। पाकिस्तानी नेवी फरवरी 2019 में अमन के नाम से कई देशों के साथ साझा नेवी एक्सरसाइज करने जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश की नौसेना भी इस साझा नेवी एक्सरसाइज में हिस्सा ले। मल्टीनेशनल नेवी एक्सरसाइज के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश, बेल्जियम, किर्गिस्तान, फिलीपींस और पोलैंड जैसे देशों को न्योता भेजा है। मलेशिया भी उनमें से एक है। बांग्लादेश को ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए बुलाने का मकसद भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास का काउंटर करना है। साथ ही बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ाकर पाकिस्तान चाहता था कि भारत को पूर्वी सीमा और हिंद महासागर में घेरा जाए, लेकिन बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान की पेशकश ठुकरा दी। अब पाक नेवी के साथ एक्सरसाइज के लिए जो देश आगे आए हैं उनमें किर्गिस्तान की सीमा के पास दूर दूर तक कोई समंदर नहीं है। वहां की नेवी सिर्फ झीलों और नदियों तक ही सीमित है। बेल्जियम की नौसेना के पास सिर्फ 2 पोत है, जबकि फिलीपींस की नौसेना के पास 13 शिप है। पाकिस्तान की नजरें भारत के एक और पड़ोसी देश मालदीव पर भी टिकी हैं। हाल के दिनों में भारत के साथ मालदीव के रिश्तों में तल्खी आई है। पाक आर्मी इसी का फायदा उठाने की फिराक में है। पाक फौज ने मालदीव की सेना के 25 अफसरों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने के लिए ऑफर किया था। पाकिस्तान ने मालदीव की सेना के अफसरों के लिए अपने सभी मिलिट्री ट्रेनिंग के अकेडमी के दरवाजे खोलने की पेशकश भी की थी। हालांकि मालदीव ने अपने 3 अफसरों को ही ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा। खुफिया सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान अब मालदीव को हथियार बेचना चाहता है। इसके लिए पाक आर्मी ने मालदीव से काफी लुभावने वादे भी किए हैं। और सीधे चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह के पास, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। राकेश, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशें भारत लगातार कर रहा है। इन सफलताओं का महत्व क्या है और पाकिस्तान उससे कितना परेशान है? देखिए, भारत पाकिस्तान को लेकर कूटनीतिक स्तर पर शुरुआत से ही एग्रेसिव रही है, लेकिन जिस तरह से करगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान को पूरी तौर पर अलग थलग किया गया था और पाकिस्तान के पक्ष में कोई भी पड़ोसी देश खड़ा न हो, ये भारत ने पूरी तौर पर अपनी कूटनीतिक विजय दिखाई थी। और उसी का प्रयास है कि पड़ोसी देश को भारत ने अलग थलग किया है पाकिस्तान के पाले में जाने से। जो खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट है वो साफ दिखाती है कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना किस तरह से व्याकुल है कि पड़ोसी देशों को पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा किया जाए। और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की ओर से कोशिश की जा रही है उससे साफ झलकता है। लेकिन न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता है, बल्कि पड़ोसी देशों के बीच में भी विश्वसनीयता करगिल युद्ध के बाद और आगे बढ़ी है। और इसी का मजमून है कि कोई भी पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। दीपक जी।
अब राकेश, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इमरान खान अब नए प्रधानमंत्री बनकर सत्ता में आए हैं। इमरान खान के बारे में हम सब जानते हैं, बड़े मशहूर बॉलर थे, बड़े मशहूर क्रिकेटर थे और उन्होंने पाकिस्तान को कई जीत दिलाई। भारत में कई अविस्मरणीय मैच खेले उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने राजनीति के अंदर अपना दांव आजमाया है और पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट से वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसको लेकर खुफिया एजेंसियां कितनी सतर्क है, उनके मन में क्या क्या आशंकाएं हैं? देखिए दीपक जी, इमरान खान जिनको विपक्ष आर्मी खान के रूप में कहती है और उससे भी सुरक्षा एजेंसियां इत्तेफाक नहीं रखती। मतलब उसका मानना है कि साफ तौर पर आर्मी के ही बदौलत वो आज प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने हैं। रही बात की जिस तरह से इमरान खान, अगर उनका बयान की बात देखें चुनाव प्रचार के दौरान और अब जिस तरह से उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लेने से पहले जो बातें कही थी, उसमें साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं वो आर्मी के दबाव में हैं। उनके लिए जरूर ये लिटमस टेस्ट है, ऐसी टेस्ट है। लेकिन जिस तरह से पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे और उसको लेकर जो भारत में जिस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिली, उस पर उन्होंने ट्वीट किया, उससे साफ झलकाता है कि कहीं न कहीं जो इमरान खान भले ही जो है प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन वो असली में आर्मी खान है। रही बात की जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान को लेकर अपना रुख साफ करता रहा है कि, लेकिन सबसे दिक्कत आने वाले समय में जो खुफिया एजेंसियां मानकर चल रही हैं कि इमरान खान आर्मी खान के रूप में अगर आते हैं तो भारत के लिए कई चुनौतियां बढ़ेंगी। मसलन बात करें सीमा पर, साथ ही साथ जो है डिफेंस के मोर्चे पर कई चुनौतियां देखने को मिलेंगी, कूटनीतिक स्तर पर देखने को मिलेंगी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उसको लेकर चौकस हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया है, उसको नई दिल्ली ने अच्छी तरीके से नहीं लिया है। नई दिल्ली ने अच्छी तरीके से नहीं लिया है। लेकिन हम आगे बात करेंगे कि आखिरकार इमरान खान का ये ट्वीट क्या है, इसके मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं भारत के लोगों को और वो क्या जताना चाहते हैं सिद्धू के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं पाकिस्तान के मंसूबों की बात। पाकिस्तानी फौज भारत के पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती बढ़ाकर कौन सा गेम खेल रही है, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल 2016 में उरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारत ने रणनीति और कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को जो झटका दिया था, पाकिस्तान उसी का बदला लेने के लिए तड़प रहा है। दरअसल उरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन का बायकॉट कर दिया था। सार्क शिखर सम्मेलन नवंबर 2016 में होने वाला था। भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भारत के रुख का खुलकर समर्थन किया था। कूटनीति के मोर्चे पर यह पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे जैसा था, क्योंकि भारत ने डंके की चोट पर कहा था कि वो कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग कर देगा। उसी हार की चीज को मिटाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के पड़ोसी देशों पर डोरे डालने शुरू किए। वो अब नेपाल, मालदीव जैसे उन देशों को लुभाने में जुटा है जिनकी इन दिनों चीन से नजदीकियां बढ़ रही हैं। सीधे चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूं कि अब विदेश नीति काम तय करना होता है प्रधानमंत्री का, अब वो तय करेंगे या आर्मी तय करेगी? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान का हाल के दिनों में जो रोल रहा है और इमरान खान जिस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि उनकी ट्वीट की जो भाषा थी उसको दिल्ली ने अच्छे तरीके से नहीं लिया है, क्योंकि उनके लिए शुरुआती दिन जो है ऐसी टेस्ट होगा कि आखिरकार भारत और पाक के रिश्ते किस कदर आगे बढ़ेंगे। क्या पाकिस्तान की जो आर्मी है, जैसा कि पाकिस्तान के जो विपक्षी दल कहते रहे हैं कि ये आर्मी खान है, आर्मी के बलबूते सरकार बनी है, तो लेकिन जिस तरह से उनका ट्वीट आया है, कहीं न कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि आर्मी का उनको शुरुआत से ही उन पर दबाव है और उसी के जो बात आगे बढ़ा रहे हैं इमरान खान। चलिए राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे समय समय पर। लेकिन अब समझते हैं कि दूसरा विवाद आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण में जाने को लेकर भारत में घिरे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में अब खुद इमरान खान आ गए हैं। इमरान ने ट्विटर पर जहां एक तरफ सिद्धू का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें शांति का दूत बताया है, तो वहीं सिद्धू की आलोचनाओं को शांति के लिए हानिकारक करार दिया। इमरान ने कहा, उपमहाद्वीप के लोगों को तरक्की के रास्ते पर लाने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत है। इमरान ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं सिद्धू का मेरे शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। वह शांति के दूत हैं और उन्हें पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। जो लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं वो उपमहाद्वीप में शांति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शांति के बिना हमारे लोग विकास नहीं कर सकते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण में पहुंचने और वहां के सेना प्रमुख के गले लगने के बाद विवादों में फंसे कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। वाजवा से मिलने पर सिद्धू ने कहा कि ये मुलाकात इस्लामाबाद के शपथ ग्रहण में हुई। मुझे पहली कतार में बैठे देखकर वो गर्मजोशी के साथ मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, ऐसे में क्या मैं उनसे मिलने के बजाय उनकी ओर देखकर पीठ फेर लेता। अगर कोई फौज का जनरल जाट जो मेरे पास आके मुझे आगे हाथ बढ़ा के कहता है कि करतारपुर साहब जो श्रद्धालु सालों सालों से तरस रहे हैं, मिट्टी को चूम के आंखें भर के जाते हैं, उनके लिए अलाउ कर दिया जाएगा, तो भाई एक ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता? तो क्या करूं, पीठ करके खड़ा हो जाऊं? क्या करूं? हाँ, मतलब एक ह्यूमन रिएक्शन है ना। कोई प्यार से दोस्ती से आपको यूं करे तो आप पीठ करके खड़े हो जाओगे। आप जाके जनरल बाजवा पे विश्वास करते हैं? और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू कह रहे थे कि जनरल बाजवा ने पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात की। क्या पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात की? जो गला काटता है वो कभी पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करता है? और ये हम गुस्से में कह रहे हैं। सिद्धू ने साफ किया कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं थी और उन्होंने वही किया जो पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी भी कर चुके हैं। सिद्धू ने कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन करगिल युद्ध के बाद उन्होंने भी परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की। सिद्धू ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी बिना किसी बुलावे के नवाज शरीफ के पारिवारिक समारोह में शामिल हुए थे। सिद्धू की सफाई पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये मैंने पहले से ही कहा है कि जब वाजपेयी साहब वहां गए थे, इंक्रोचमेंट हुई तब 527, ठीक है। उसके बाद मोदी साहब गए, पठानकोट का अटैक हुआ, लेकिन टॉक्स तो जारी रही, ये कोशिशें तो जारी रही, ये प्रयास तो जारी रहे, तो फिर हाई कमिश्नर साहब ना जाते। अगर अपने चीफ मिनिस्टर के कहने के बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विषय को सही ठहराते हैं, तो ये राहुल गांधी जी के कहने पे ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक पत्ता भी राहुल जी के कहे बगैर हिल नहीं सकता है। इसलिए उत्तर राहुल जी से चाहिए। राहुल जी, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, राहुल जी, यू कैन नॉट रन अ पैरेलल गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। संबित पात्रा ने सिद्धू की पाक यात्रा के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। इसलिए संबित के हमले का जवाब देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी आगे आए। Is actually a non-issue. The real issue is the relationship between India and Pakistan, is the impact of the India-Pakistan standoff on the larger South Asia, and the complete absence of the NDA-BJP government's policy towards Pakistan. केंद्र सरकार ने कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है और कई राज्यपालों को बदल दिया है। कई राज्य के राज्यपालों को बदला गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है, जबकि बिहार के मौजूदा गवर्नर सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में पहले NN वोरा राज्यपाल थे, वहां राज्यपाल शासन लगा है। वहीं मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद का तबादला सिक्किम कर दिया गया है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सत्यदेव नारायण आर्य की नियुक्ति की गई है, जबकि बेबी रानी मौर्य को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। तथागत राय को मेघालय, कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल बने लालजी टंडन ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। अभी तक जिन पदों पर था तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह,
लेकिन अब मैं पार्टी की या दलीय राजनीति से मेरा संबंध छूट रहा है, लेकिन जिनके साथ इतने वर्षों काम किया है उनके व्यक्तिगत संबंध कभी छूट नहीं सकते। जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौंपी है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, उस विश्वास को कायम रखने की प्रयास करूंगा। और अब बात मुंबई की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगभग 2.5 साल से फरार चल रहे इंटरनेशनल क्रिकेट बुकी अनिल जयसिंघानी को लेकर मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने जयसिंघानी की गिरफ्तारी के साथ संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी किए हैं, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही, जबकि खुलासा हुआ है कि वो लगातार मुंबई पुलिस के बड़े अफसरों के संपर्क में है। ऐसे में कोर्ट ने पूछा कि आखिर पुलिस जयसिंघानी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस महकमे के लोग ही उससे मिले हुए हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर जयसिंघानी की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देगी। आपको बता दें कि बुकी जयसिंघानी पर मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन दीपक केसवानी को संपत्ति विवाद में धमकाने का आरोप है। केसवानी ने ही उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सीधे चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अभिषेक शर्मा के पास। अभिषेक, ये जयसिंघानी आखिरकार है कौन? कौन सा इतना बड़ा शख्स है? किस तरह का बुकी है? कैसे ऑपरेट करता है? अभिषेक, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? लगता है अभिषेक के साथ हमारा जो टेलीफोनिक संपर्क है वो टूट गया है। हम आगे की बात करते हैं और आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं टुनाइट विद दीपक चौरसिया में।